दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जेईई का जो 29 अक्टूबर का पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके के कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहली शिफ्ट में आपका करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे मिला है। तो ये नोबेल पुरस्कार 2019 से रिलेटेड पूछा था, क्योंकि 2020 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो तो अभी 15-20 दिन पहले ही मिले हैं, तो उनसे तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन पूछा जाना, क्योंकि इस पेपर में आपके नवंबर और दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर है ये तो पुराना पेपर है, ये मार्च के लिए बना था, पेपर कैंसिल हो गया तो वही वाला पेपर आपको सॉल्व करने के लिए उठा के दे दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन था वो 2019 का था। तो 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2019 का मिला था अबी अहमद को। कौन है ये अबी अहमद? ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। और क्यों मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था इनके एक शत्रु देश इरिट्रिया से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था करंट अफेयर से, विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया था जनवरी 2020 में गुजरात में। और एक और क्वेश्चन करंट अफेयर से था, साउथ एशियाई गेम 2019 में कौन सा देश पहले पायदान पर रहा, यानी कि मेडल टैली में किसको सबसे ज़्यादा मेडल मिले थे? तो वो था अपना देश भारत। और दूसरे स्थान पर था नेपाल, और ये वाले जो गेम्स थे वो नेपाल में ही हुए थे। तीसरे स्थान पर श्रीलंका रहा था और चौथे स्थान पर रहा था पाकिस्तान। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी हो गया आपका, देवधर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया था, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है? तो किस तत्व का है? ये मैग्नीशियम का है। और पॉलिटी से आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, जैसे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और पूछा गया था भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि सर BN राव। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो ये हैं आपके जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या जस्टिस PC घोष। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अभी हाल ही में मार्च 2019 में ये भारत के पहले लोकपाल बने हैं। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के द्वारा संविधान में इतना अधिक बदलाव हुआ कि इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द इंदिरा गांधी ने संविधान में जुड़वाए थे। ऐसा माना जाता था कि संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता, लेकिन इंदिरा गांधी ने दिखा दिया था कि हमारे अंदर कितनी पावर है, वो बहुमत में थी, तो उन्होंने प्रस्तावना में बदलाव करके ये प्रूव कर दिया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस संविधान संशोधन के बाद से भारतीय संविधान का जो स्वरूप था वो थोड़ा सा बदल गया, इसलिए इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में अब तो निर्णय दिया जा चुका है कि कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं होगा जो उसके मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे। अगर वो ऐसा करता है तो वो वाला संविधान संशोधन शून्य हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से। और एक और अधिनियम था 1909 का, उसे जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। हो सकता है अगली चैप्टर में आपसे पूछ लिया जाए तो उसको भी आप याद रख लीजिए। और जियोग्राफी से आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शंस में दिया था सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में एक राक्षस ताल या राकस ताल नाम की झील है, वहाँ से ये निकलती है। देखिए ज्योग्राफी में जो आपके क्वेश्चन हैं वो या तो नदियों से या बांध से या झील से या अभयारण्य से, इन 4 टॉपिक से ही आ रहे हैं। तो आप इनको एग्जाम से पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पहले की शिफ्ट्स में भी इन चारों सेक्शन से ही क्वेश्चन आए हैं बस। और क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। और सेबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये करती क्या है? तो भारत का जितना भी प्रतिभूति और मुद्रा बाजार है उसको कंट्रोल करने वाली ये रेगुलेटरी बॉडी है। और फिजिक्स से आपका एक क्वेश्चन आया था, आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ये तो काफी सिंपल था। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोसों में। हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन आया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। और एक क्वेश्चन रेलवे से पूछा गया था कि भारतीय रेलवे का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है आपका 139। और फिजिक्स का एक और क्वेश्चन था, किस क्रिया के कारण बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये किस खाद के कारण चढ़ता है? और पौधे सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? तो पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए अगर एक तरीके से वो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज बनाते हैं वो सब कुछ केमिकल ही तो होता है।
और इसी तरीके से केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन आपका धातु नहीं है। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। हर शिफ्ट में उद्यान या लेक से क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, तो ये आपका स्थित है असम में। और एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आया था, मॉनिटर को क्या कहते हैं, तो मॉनिटर को कहते हैं VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और एक फुल फॉर्म भी पूछा गया था आपसे NEFT का, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए 27 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी आपका गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो कब बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल, तो बने थे 1773 में। और फिर से उसी तरह क्वेश्चन ये पूछ दिया गया। तो गवर्नर जनरल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रथम और अंतिम से, उनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा टाइम निकाल के, जिससे अगली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है और गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो गलत ना हो। तो देखिए बेसिकली 6 गवर्नर्स के बारे में हम लोग देखेंगे और उनको आसानी से याद भी करेंगे, जिससे अगली शिफ्ट में आपका पेपर हो तो आप बिल्कुल सही टिक करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए जो आपका 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत में राजनीति में भी रुचि लेना स्टार्ट कर दिया था। और बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो बंगाल का गवर्नर बन जाता है। उस समय 2 और प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी। उनके भी 2 अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। फिर बाद में क्या होता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। उसमें क्या बताया जाता है कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं उनको अब बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है। और बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल। और उस समय जो गवर्नर की पोस्ट पे था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑटोमेटिकली बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि यही उस समय काम कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद एक एक्ट आता है और उस एक्ट में कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अंग्रेज ने और भी क्षेत्र जीत लिए थे। तो कौन बन जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उस समय कौन पोस्ट पे काम कर रहा था गवर्नर जनरल की, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा को भी अंत किया था। तो ये बन गए पूरे भारत के गवर्नर जनरल। तो कौन हो जाएंगे प्रथम गवर्नर जनरल, ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर कुछ समय बाद होता क्या है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है 1857 की क्रांति। तो जो इंग्लैंड की सरकार होती है, जो अभी तक वहाँ से एक्ट बना के भेज रही थी कि इस तरीके से शासन करो भारत में, ये करो वो करो, अब वो कंपनी से कहती है अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं रह गया है। तुमने ऐसा शासन चलाया कि वहाँ के लोगों ने तो विद्रोह कर दिया। अब और अगर हम तुम्हारे हाथों में शासन करने की शक्ति देंगे तो तुम तो भारत को हमारे हाथ से निकाल दोगे। तो अब तुम कुछ नहीं करोगे, हम भारत पर शासन करेंगे। तो भारत पर सीधा ब्रिटेन का शासन हुआ था 1858 से चालू, 1857 की क्रांति के 1 साल बाद से। जब ऐसा हुआ तो जो गवर्नर जनरल था उसकी सारी शक्तियां छीन ली गईं और इस पोस्ट का नाम बदल के रख दिया गया वायसराय। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग काम कर रहे थे गवर्नर जनरल के पद पे। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। फिर ऐसा ही चलता रहता है काफ़ी समय तक और आगे चल के भारत को आज़ादी मिल जाती है। जब भारत को आज़ादी मिल जाती है तो ब्रिटेन का तो हम पे पावर रहा नहीं, भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र बन जाता है, यानी कि बहुत पावरफुल, जो अपने निर्णय स्वयं लेता हो। तो वायसराय तो ऐसा रहेगा नहीं जो इसे किसी की सुनना हो, जिसके पास कोई पावर ना हो। तो फिर से इस पोस्ट का नाम बदल के रख जाता है गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास फिर से पुरानी वाली पावर्स आ जाती हैं ना। तो स्वतंत्र भारत हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, तो उस समय जो काम कर रहे थे वायसराय की पोस्ट पे वो थे माउंटबेटन। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है माउंटबेटन। और अंत में जब ये रिटायर होते हैं तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं, उनका नाम होता है सी राजगोपालाचारी। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। तो आई होप आप थोड़ा सा मेरी बात को समझे होंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये 6 क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करते हैं। ये तो हुए 6 क्वेश्चन, 3 और क्वेश्चन हैं जो इन्हीं से बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देखिए। जब तक इस पोस्ट का नाम, गवर्नर पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल नहीं हुआ था, तब तक वॉरेन हेस्टिंग इस पे काम कर रहे थे। तो वॉरेन हेस्टिंग भारत के अंतिम गवर्नर भी तो हैं, वही तो पहले गवर्नर जनरल बने थे। और इसी प्रकार से आप देखिए जो आपका प्रथम वायसराय है वो एक तरीके से अंतिम गवर्नर जनरल भी तो है, और जो आपका प्रथम गवर्नर जनरल फिर से है स्वतंत्र भारत का, वो आपका अंतिम वायसराय भी तो है। आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आसानी से। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा इस एग्जाम में ही नहीं सभी एग्जाम्स में काम आएंगे जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं।
कभी पूछ देता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, कभी पूछ देता है अंतिम वायसराय। तो आई होप अब फ्यूचर में आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे आपके ब्राजील के प्रेसिडेंट थे प्रेज बोल्सोनारो। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 26 जनवरी 2020 का पूछ रहा है, क्योंकि दिसंबर, नवंबर और जनवरी के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 26 जनवरी 2019 का तो पूछेगा नहीं, वो तो बहुत पुराना हो जाएगा। फिर भी 26 जनवरी 2019 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा। तो उसका राइट आंसर तो यही वाला था। और करंट अफेयर से पूछा गया था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये बनी आपकी पीवी सिंधु। इन्होंने दिसंबर 2019 में गोल्ड मेडल जीता था। और कौन सी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में चौथे स्थान पर रही। तो ये पार्टी थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था अभी हाल ही में, उसमें पहले स्थान पर रही थी आपकी बीजेपी, उसने लगभग 100 सीटें जीती थी। और उसके बाद थी आपकी शिवसेना दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी और चौथे नंबर पर ये राहुल गांधी की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसने लगभग 44 सीटें वहां पर जीती थी। तो ये करंट अफेयर से थोड़ा सा टफ था, इतना कोई भी याद नहीं करता है। और क्वेश्चन पूछा गया था आपका ज्योग्राफी से, टोंक जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका राजस्थान के अंतर्गत। और भूपेन हजारिका सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपका असम एवं अरुणाचल प्रदेश को। और इसी सेतु का दूसरा नाम ढोला सादिया सेतु भी है। और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ईंधन है। तो जैव ईंधन कौन सा होता है आपका, कोयला होता है। और पूछा गया था हम्पी कनोरू किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका चेस यानी कि शतरंज से संबंधित है, ये चेस खेलती हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका कर्नाटक। बायो से एक क्वेश्चन आया था एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका एड्स में। और क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से, एक अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। अवसर की समानता का मतलब है जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा पैसे वाला है या उसकी पहुंच ज़्यादा ऊपर तक है, या किसी लड़की से कह दिया तुम बहुत गोरी हो तुम ये वाली नौकरी कर लो, तो ऐसा नहीं है। जो सरकारी नौकरी होगी और जितने भी आपके पब्लिक उपक्रम होंगे सरकार के, उनमें सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात की गई है आपके मूल अधिकारों में आर्टिकल 16 में, अवसर की समानता में। हाँ, ये बात अलग है कि आप कोई प्राइवेट फॉर्म है तो उसमें वो किसी गोरी लड़की को नौकरी पर रख सकता है, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात केवल सरकारी चीज़ों पर लागू होती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारत में किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है। तो ये सेंसस से आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर था बिहार का जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे कौन है जनघनत्व में। तो दूसरे नंबर पे वेस्ट ऑफ बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पे हरियाणा। तो आप सेंसस को एक बार देख लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से 124वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण से, उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और पूछा गया था आपका इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो देखिए समवर्ती सूची हो गई आपकी, अनुसूचियों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 27 अक्टूबर की शिफ्ट में भी सेम इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची का विषय, उसमें आंसर था शिक्षा। और कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है। तो वो दिया गया था अनुसूची 4 में। यहाँ पर फिर पूछ दिया गया समवर्ती सूची का विषय कौन सा है, ऑप्शन से उसके क्लियर नहीं हो पाए कि कौन से आए थे। फिलहाल जो समवर्ती सूची के मेन विषय हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने बता दी यहाँ पर। शिक्षा, वन और पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है, और कृषि, न्याय, पुलिस, जेल ये राज्य सूची के विषय हैं। और बाकी इसके अलावा जो बड़े उपक्रम होते हैं जैसे कि परमाणु कार्यक्रम हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, वो सब बड़े बड़े विषय आपके संघ सूची में आते हैं। और ये सारी सूचियाँ संविधान की 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं। और एक क्वेश्चन था जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट काम करता है। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो यही वाला राइट आंसर था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है जीएसटी। और क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस राज्य में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं आपके वेस्ट ऑफ बंगाल में। और इन्हीं सुंदरी वृक्षों के पाए जाने के कारण जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा है उसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था आपका हिस्ट्री से, मुगल काल में जब्त किससे संबंधित था। तो मुगल काल में ये था कर्ण प्रणाली से संबंधित। और बायो से क्वेश्चन पूछा गया था रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि खून शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। और खून की अगर कमी हो जाए आरबीसी की तो वो कहलाता है एनीमिया। और करंट अफेयर्स का एक और क्वेश्चन आया था 2019 का नाम सम्मेलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था।
ये हुआ था आपका अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और सेंसस से एक और क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो किस राज्य में करती है? ये करती है आपकी मिजोरम में। और क्वेश्चन पूछा गया था बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका बर्ड है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के एक बहुत ही मशहूर पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली, उनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये थे जीके के क्वेश्चन। और बात करें अगर रीजनिंग के क्वेश्चन की, तो रीजनिंग के क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में सेम वैसे ही आ रहे हैं। इसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग आ रहे हैं और इसी की वजह से लोगों का गुड अटेम्प्ट भी कम हो जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इन सारे क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करिए। अगर रीजनिंग करते समय आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ जाएं, जैसे कि सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो आप ये मत ठानिए कि हम सीरीज का क्वेश्चन बना के रहेंगे। तो आप सीरीज के क्वेश्चन को बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सीरीज का एक क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इसमें ही फंस गए तो हो सकता है आप जीएस के क्वेश्चन देख ही ना पाएँ, हो सकता है उसमें विटामिन से कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आप उसको पहले कर लीजिए, बाद में इन पे आइए, क्योंकि ये 4-5 टॉपिक लगभग हर शिफ्ट में बहुत ही टफ और टाइम टेकिंग पूछे जा रहे हैं। और जो आपका टेक्निकल पोर्शन था, फर्स्ट शिफ्ट में आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था और सेकंड शिफ्ट में सिविल और इलेक्ट्रिकल का पेपर था। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो सिविल का पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट था और सेकंड शिफ्ट का जो टेक्निकल का पेपर था सिविल और इलेक्ट्रिकल का, वो थोड़ा सा ईजी था। इसलिए बात की जाए अगर गुड अटैम्प्ट की, तो गुड अटैम्प्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट में था आपका 150 प्लस और सेकंड शिफ्ट में था 170 प्लस। तो ओवरऑल जीके तो सब में सिंपल आई है, बस करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ टफ पूछे गए हैं। और अगर आप एग्जाम में जाने से पहले जीके का क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप एक बार वो वाला 500 क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने एसएससी के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बार बार पूछता है उन्हीं को इंक्लूड किया है। और इससे पहले जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने उस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। लोगों ने इस वीडियो को देखा था और बाद में फीडबैक भी दिया कि सेकंड शिफ्ट में, कल की, परसों की शिफ्ट में उनके 8 से 10 क्वेश्चन उससे आए थे। वैसे उस वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस सारे सिंपल क्वेश्चन को ही मैंने रखा है उसमें। अगर आप एग्जाम से पहले उसको देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, और आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने शेयर ना किए हों तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उनको भेज दीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आगे आने वाली शिफ्ट का जब हम रिव्यू करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी उसमें हम शामिल कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली शिफ्ट का जो रिव्यू का वीडियो होगा वो भी आप तक पहुँच सके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।